चलिए सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 3.4 को खत्म कर लिए थे ना। फिर से एक बार आपको याद दिलाना हम चाहेंगे कि 3 जब हम 1 पढ़े और 3.2 पढ़े तो इसमें हम लोग ग्राफ का बात किए। ग्राफीय विधि से दो चर रैखिक समीकरण को हल करना सीखे और साथ साथ ये भी पता किए कि किस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे होगा, किस प्रकार का होगा ना, उसका हल कितना होगा, उसे संगत असंगत के रूप में कैसे कैटेगराइज किया गया है। 3.1 और 3.2 में जाने हम लोग जाने ना। 3.3 जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े ये दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की अगला विधि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जब ये चैप्टर खत्म हुआ तो आया 3.4। 3.4 में हम लोग दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अगली विधि विलोपन विधि पर बात हम लोगों ने किया ना बाबू। अब जो चौथा विधि आपको हमने बता रखा है जिसको बोलते हैं हम वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आज हम उसी का जिक्र करेंगे। देखिए ऊपर कहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले बताइए जो समीकरण युग्म जो दिया है इसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। ये बात हम कैसे पता करेंगे, तुलना करके। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। तुलना करने में मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ऐसे करके तुलना करते हैं ना। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो अद्वितीय होगा ना। उसका अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर किसी समीकरण युग्म में तुलना करने पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू अगर c1 बटा c2 है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ये बात हम जान चुके थे। इसके सहारे तो हम ही पता कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कर पाएंगे, हम लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं कि सर वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें हेडिंग लगा लेना चाहिए वज्र गुणन विधि, तब उसको समझ लेते हैं, तब फिर यहां से क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलिए सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए बच्चा वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, कौन विधि है? वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखिए डैश देके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x तथा यहां लिख दे तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो अब ध्यान से तुम लोग सुनो। देखो इस फॉर्मूला को हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। वज्र गुणन विधि में डायरेक्ट तुमको xy का फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्ट xy का फॉर्मूला मिल जाएगा और तुम आराम से उसको बना सकते हो। देखो इतना हो तो x बराबर में होता है, जानते हो क्या बाबू? ठीक ना। b1c2 माइनस में b2c1। ठीक है, a1b2 माइनस में a2b1 ये फॉर्मूला है।
अब आप कहो सर A1 B1 C1 है जो देख रहे हो ये कहां से आएगा? समीकरण 1 से A1 B1 C1 है, समीकरण 2 से A2 B2 C2 है, और उसमें से निकाल लोगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, और x बराबर जो फॉर्मूला यहां बन रहा है कि B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस में A2 B1, और मान रख के गुणा करके हल करोगे x का मान निकल जाएगा, खत्म हो गया कहानी। इसी को बोलते हैं वज्र गुणन विधि से हल करना। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आप कहां से चटाक दे लिख दिए, हमको याद है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका प्रूफ है, ऐसा बात नहीं है कि इससे हम लोग ये चीज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रहने दीजिए, फिर दूसरी बार जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम वहां पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अभी आपके ऊपर ज्यादा हम प्रेशर डालना नहीं चाहते हैं, आसान है, ठीक ना, थोड़ा लेंथी है, इसलिए उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको सिद्ध करके आगे दिखा देंगे। याद करने का कहां है, याद करने का कैसे होगा सर, अभी हम याद करने का ट्रिक दे रहे हैं, ऐसा ट्रिक जो जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। पहले देखिए C1 A2 माइनस में C2 A1 और बट्टा में A1 B2 माइनस में A2 B1 एक्स वाई का निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट x निकल जाएगा, डायरेक्ट y निकल जाएगा। जिस y को निकालने के लिए हम प्रतिस्थापित कर रहे थे, विलोपन विधि लगा रहे थे, ग्राफ खींच रहे थे, उसका एक और शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट x का मान डायरेक्ट y का मान। कोई दिक्कत? याद करने का तरीका देखिए क्या होगा, x बराबर में BC से याद कर लीजिए बस, तो बस 12 माइनस बस 21 बटा अब 12 माइनस अब 21, अब y बराबर का 12 माइनस का 21, अब 12 बटा अब 12 माइनस अब 21, हो गया, खत्म। नहीं याद होगा, याद नहीं होगा तो काम खत्म। ये समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी, ये बच्चे लोग याद, सर इसका कोई, अरे बच्चे को बात छोड़ो, कब हम ही भूल जाते थे ये क्या लिखे B1 C2 क्या 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 क्या। अब हमने सोचा कि रुको कोई उपाय लगाना पड़ेगा, तो ठीक हमने सोचा अपने से BC से बस 12 माइनस बस 21 अब बटा अब 12 माइनस अब 21, ए बी से अब हमारी के जगह का 12 माइनस का 21, अब 12 माइनस अब 21 हुआ, समझ में आया? एक बार बोल लो तो थोड़ा, अब 21, हाँ ठीक है, का 12 का 21 अब 12 अब माइनस अब 21, क्लियर है? देखो नीचे दोनों में सेम है, अब 12 अब 21, अब 12 अब 21, हाँ ये बस सही जाए का, बस 12 बस 21 का 12 का 21, क्लियर है? नोट करो, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। चलिए तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। यहां सब हल करने में दिक्कत नहीं ना होगा, लेकिन पहले ही क्या कहा है, बात को पहले समझना पड़ेगा। पहले पूछ रहा है बताइए इसका कौन सा हल होगा, ओकरा बाद से बताइएगा, ओकरा बाद से हल करिएगा। कब हल करना है? जब ये अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा तब। अद्वितीय बोला है ना यहाँ पे, देखो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप देखिए सॉल्व में यहाँ आइए, क्वेश्चन पेपर में से इन दोनों समीकरणों को निकाल लीजिए। x माइनस में 3y माइनस में 3 इक्वल टू सोना, समीकरण नंबर 1 बोलो। 3x माइनस में 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 बोलो बच्चा पार्टी। a1 का मान बोलो, अरे चुप काहे हो, 1 होगा ना, समीकरण 1 से a1 b1 c1, और यहां पे बोलो b1 का मान बोलो -3, c1 का मान बोलो -3, a2 का मान बोलो 3, अब b2 का मान बोलो और c2 का मान बोलो। अब लिखो तुलना करने पर, क्योंकि तुलना से ही पता चल पाएगा, तुलना से ही पता चल पाएगा कि कौन सा हल होने वाला है। यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तो यहां तुलना करने पर होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का काम कर रहा है बाबू मेरे 1, a2 काम कर रहा है 3, बताना यहां देख लो 1 बटा 3। b1 काम कर रहा है -3 और b2 काम कर रहा है -9, c1 काम कर रहा है -3 और c2 काम कर रहा है -2।
देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 तरीका 9 है तो कटेगा नहीं। 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 3/2। आप बताओ ये दोनों बराबर नहीं ना है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो वज्र गुणन का बातें नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में बोला है। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब। समझ गए हैं? तो यहां लिखेंगे, इसलिए यहां a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 कहेंगे। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लो भैया सेवा समाप्त। कोई दिक्कत है किसी को? जब कोई हल नहीं होगा तो हल करना ही नहीं है वज्र से। वज्र से तभी हल करना है जब वह अद्वितीय होगा। नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका भी वही हाल है। आप सॉल्व में जाइए खूब आराम से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट? a1 का मान खूब प्यार से निकालिए सर 2, b1 का मान निकालिए 1 और c1 का मान निकालिए -5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -5 लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 का मान बोलो 3, b2 का मान बोलो और c2 का मान बोलो। चलिए यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। बोलिए कौन दिक्कत है? अब a1 का मान रखिए कितना बाबू? 2। अब b2 का मान कितना है? 3 बराबर b1 का मान बोलो कितना है? 1। अब b2 का मान कितना है? 2 और c1 का मान बताओ कितना है? -5 और यहां -8। हम देख पा रहे हैं कि यही बराबर नहीं है, नहीं है ना? तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। बताइए कौन दिक्कत है तो बताइए तो बाबू। नहीं है ना? अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो उसे वज्र से हल करना है। तो x बराबर में वही फॉर्मूला याद किए हैं। बताइए आप लोग क्या होगा? नहीं बोलो, सीधे लिखो बस 12 माइनस में बस 21। अब बटा में अब 12 माइनस में अब 21। बोलो अब सुनो, x बराबर b1। भैया b1 खोजो खोजो खोजो। b1 1 गुणे c2 -8। तो ये गुणे -8 बिचवा माइनस है तो रहेगा। b2 कहने है b2 2 गुणे c1 -5 और बट्टा में हो जाएगा a1 2 अब से b2 2 माइनस a2 3 और फिर b1 1। तो x बराबर मिलेगा -8 माइनस माइनस प्लस 10 बटा में 4 माइनस में 3। बोलो ना बच्चा। -8 प्लस 10 माने +2। 4 में से 3 जाएगा 1। जब तुम x से भाग 1 में 2 में 1 से भाग करेगा तो आएगा तुम्हारा 2। x का मान कितना सुंदर आ गया, 2 आया। अब चलिए सर y पर, y का मान भी चाहिए ना। y बराबर में का 12 माइनस का 21। अब 12 बटा अब 21। अब 12 माइनस में अब 21। अब y बराबर में c1। भैया c1 -5 गुणे a2 3 माइनस में c2। तो यहां +8 लिख दे क्या?
क्योंकि यहां C2 का मान माइनस, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस। A1 का मान बता दीजिए कितना होगा 2। इसके बट्टा में बताओ बाबू A1 का मान 2, B2 का मान बता दो 2, और A2 का मान बता दो 3। अब B1 का मान बता दो 1। कोई दिक्कत है? तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 8 दूना 16 और बट्टा में 4 माइनस में 3। ओके ओके, तो y इक्वल टू 1/1, 16 में से 15 जाएगा 1, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1। दिस इज माय आंसर। बताओ ये क्या, ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान यही है, लेकिन जब कहेगा ना तबे बनाना, विलोपन से ही, मैंने कहेगा वज्र से तब वज्र बनाना है, कहेगा प्रतिस्थापन तो, किसी भाषा में कहेगा ये फलाना को हल करो तो कौनो विधि लगाना हो लगा लेना, मुझे बस ग्राफ छोड़ के, ग्राफ में ग्राफ की जरूरत पड़ जाएगी। छापो जल्दी से। चलिए, तो इससे क्या आ रहा है बाबू? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, इतना आया होगा। अगर आप बनाए होंगे तो तीनों बराबर हुआ होगा, और जब तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल। और अनेक हल की स्थिति में भी हमें वज्र गुणन से हल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हल करना है कब? जब अद्वितीय हल होगा तब। इसके बाद वाला क्वेश्चन को ट्राई करिए आप खुद से। हाँ, बाहर जाना है, जाओ। चलो बताओ, इससे क्या है? अद्वितीय हल है ना। x का मान कितना लाए हो? अब y का मान, चलिए बहुत बढ़िया सर। आप तुलना करोगे तो अद्वितीय हल आएगा, मतलब A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होगा। और जब उतना हो जाएगा तो आराम से आप वज्र से हल करोगे, x और y का मान निकालोगे, आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल आपके सामने है सर। ये 2 नंबर सवाल में हम आ गए हैं। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? ए और बी का मान देखो, यहां पे क्या लिखा है? यहां लिखा है 2x प्लस 3y बराबर में 7, समीकरण नंबर 1। और यहां लिखा है a माइनस में b इंटू में x, और प्लस में a प्लस b इंटू में y, और बराबर इधर बोला है 3a प्लस b माइनस 2। ये समीकरण कितना है? 2। इन दोनों समीकरणों में पूछ रहा है ए बी का एक ऐसा मान बताइए जिसको यहां रखा जाए तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालिए A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -7, A2 का मान a माइनस बी, बोलो बाबू, अरे a माइनस बी, और B2 का मान a प्लस बी, और C2 का मान पूरा सेट उठा लाओ तो यहां लिखो -3a प्लस बी माइनस का 2। बोलो, अब यहां तुम लोगों को लिखना है, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फॉर्मूला बनेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर में C1 बटा C2। बोलो, तो A1 का मान जरा मुझे बताओ कितना होगा? 2। A2 का मान कितना होगा? a माइनस बी, बराबर B1 का मान मुझे बताओ 3, B2 का मान बताओ a प्लस बी, और C1 का मान बोलो -7, अब बटा में इसका मान है -3a प्लस बी माइनस कितना? 2, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें किसी 2 को लेकर हल करो, काम तुम्हारा हो जाएगा। या तो इतना बराबर इतना को लेकर हल करो, अच्छा इतना बराबर इतना को लेकर हल करो। तो हम इन दोनों को हल नहीं करते हैं, चूंकि तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो सब बराबर ना होगा।
तो बराबर कर दिए हैं, तब ए बी का मान निकाल रहे हैं ताकि बराबर रहे। समझ में आया? जब शून्य निकाल रहे थे बहुपद में दूसरे चैप्टर में, तो बताओ पी एक्स का मान पहले ही 0 कर रहे थे ना, और तब जो एक्स का मान निकल रहा था उसको 0 आ रहा था, तो पहले बराबर कर दीजिए और तब जो ए बी का मान आएगा वो ऑटोमेटिक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो 2 बटा में ए माइनस बी और बराबर में 3 बटा में ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां करोगे तो 3a माइनस में 3b बराबर में 2a और प्लस में कितना होगा 2b। बोलो a को इधर खींच के लाओ, b को वहां उधर लेके जाओ, तो यहां होगा 3a और बराबर में कितना, माइनस में कितना 2a और बराबर में कितना 2b और प्लस में कितना 3b। बोलो अब यहां पे लिखोगे इसको तो 2 गो ए में से 3 गो ए में से जाएगा तो कौ गो होगा, ए गो ए और बराबर में यहां होगा 3 2 5 बी, 5 बी को इधर लाओ, तो ए बटा बी बराबर में 5 बटा में 1, तो ए का मान आया 5 और बी का मान आया कितना 1, आंसर हो गया। बोलो लेकिन देखो एक बात ध्यान से सुनना है, ए बी का मान यहां रखोगे यहां रखोगे दोनों बराबर हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि दोनों बराबर होगा? बुझ रहे हो? तो हल करने के लिए हमको अस्वस्थ होने के लिए, माने पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए हमको इसको और इसको लेकर भी हल करना चाहिए। ठीक, और जब इसको लेकर हल करेंगे उसमें भी ए और बी का मान इतना आ जाएगा तो हमारा आंसर परफेक्ट है। फिलहाल इसको रख के अगर चेक करो, यहां पे चेक करो, तीनों पे चेक करो जी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यही छोड़ दो जी कि हाँ ये सही है, कोई दिक्कत? तो देखो यहां रखो 2 बटा में a माइनस बी मतलब 5 में से जाएगा कितना होगा 4, बोलना 3 बटा में 5 a का मान 5 b का मान 1 तो कितना होगा 6, और यहां है 7 और बटा में यहां देखो 3 3 5 15 और b का मान 15 1 16, 16 में से कितना होगा 14 और माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तो पूरे फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। खत्म। आया समझ में? सवाल को नोट करिए। आज के लिए इतना ही, आगे जो बना सकते हैं आप बनाइएगा, फिर आगे बात करेंगे कल।